मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत कब से हुई, इस बात को लेकर हिस्टोरियंस के काफ़ी डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग फ्यूडलिज्म के राइज से ही मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है, जबकि कुछ हिस्टोरियंस इस्लामिक इन्वेजन को इसका स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। आज के इस वीडियो में हम भारत की इसी मेडिवल हिस्ट्री को कवर करेंगे। गुप्ता डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद और दिल्ली सल्तनत के शुरू होने के बीच भारतवर्ष कई छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था। हालांकि कई राज्यों ने आपस में जुड़ने का भी ट्राई किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ये वो समय था जब भारत की सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज जैसे गुर्जर प्रतिहार, पाला और राष्ट्रकूटा ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में उलझे हुए थे और इस्लामिक इन्वेजन भारत की दहलीज पर थी। मेडिवल हिस्ट्री को डिटेल में समझने के लिए आइए उस दौर की कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कांची के पल्लव्स के बारे में, जिन्होंने करीब 500 ईयर्स तक रूल किया था और अपनी कैपिटल कांचीपुरम को बनाया था। पल्लवास डायनेस्टी में सबसे पहले हम देखेंगे बुद्धिस्ट पल्लव किंग सिम्हविष्णु के बारे में, जिन्होंने 575 एडी से 600 एडी तक रूल किया और अपने स्टेट को श्रीलंका तक एक्सटेंड किया। सिम्हविष्णु के बाद आइए देखते हैं उनके बेटे महेंद्र वर्मन द फर्स्ट के बारे में, जिन्होंने 600 एडी से 630 एडी तक एज अ किंग रूल किया। किंग महेंद्र वर्मन को कई टाइटल्स दिए गए, जैसे गुणभारा, सत्यसंग, कटाकरी और चित्रकार पुली एक्सेट्रा। महेंद्र वर्मन के रेन में सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चर और लिटरेरी डेवलपमेंट्स हुए। इन्होंने रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस की और विचित्र चित्र और महाविलास प्रहसन की रचना भी की। और अंत में चालुक्य किंग पुलकेशिन द सेकंड के साथ बैटल में महेंद्र वर्मन द फर्स्ट की डेथ होती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद नरसिम्हा वर्मन ने पल्लवास की थ्रोन संभाली और 630 एडी से 668 एडी तक रूल किया। आपको बता दें कि नरसिम्हा वर्मन को पल्लवा डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कंसिडर किया जाता है। कुरम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि नरसिम्हा वर्मन ने मणिमंगलम के बैटल में चालुक्य किंग पुलकेशिन द सेकंड को डिफीट किया था और मामल्ला यानी ग्रेटेस्ट रेसलर का टाइटल एक्सेप्ट किया था। इतना ही नहीं, इन्होंने मामल्लापुरम या महाबलीपुरम को भी एस्टैब्लिश किया और इसके साथ ही इनके रेन में मोनोलिथिक रक्त का भी कंस्ट्रक्शन किया गया। आपको बता दें कि श्रीलंकन प्रिंस मानव वर्मा के थ्रोन और श्रीलंका के नेवल एक्सपीडिशन को किंग नरसिम्हा वर्मन द फर्स्ट ने रिस्टोर किया था और इनके रेन में ही चाइनीज ट्रैवलर और बुद्धिस्ट मंक यून सांग ने कांची विजिट किया। नरसिम्हा वर्मन द फर्स्ट के बाद अब देखते हैं 695 से लेकर 722 तक रूल करने वाले नेक्स्ट पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन द सेकंड के बारे में, जिन्हें राजसिम्ह के नाम से भी जाना जाता था। इसके साथ ही इनको शंकर भक्त और अगम प्रिय जैसे टाइटल भी दिए गए थे। अपने रेन के दौरान इन्होंने चाइना में एम्बेसीज भेजी और इनके रेन की एक स्पेशलिटी ये भी थी कि इस दौरान तमिलनाडु के महाबलीपुरम में शोर टेम्पल्स और कैलासानाथ टेम्पल का भी कंस्ट्रक्शन किया गया। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि संस्कृत के स्कॉलर डंडन नरसिम्हा वर्मन द सेकंड के कोर्ट में रिसाइड करते थे। पल्लवास के बाद दोस्तों बतापी के चालुक्यास के रेन के बारे में बात करेंगे, जिनका टाइम पीरियड 608 सीई से 642 सीई तक माना जाता है। बतापी डायनेस्टी में सबसे पहले देखेंगे पुलकेशिन द सेकंड के बारे में, जिन्होंने 608 सीई से 642 सीई तक रूल किया। पुलकेशिन द सेकंड ने ए होल इंस्क्रिप्शन जारी किया था, जिसके कंपोजर पुलकेशिन द सेकंड के कोर्ट पोएट रविकृत जैन थे। दोस्तों, पुलकेशिन द सेकंड के कंटेम्पररी किंग हर्षवर्धन ने साउथ में एक्सपेंशन के मोटिव से पुलकेशिन पर अटैक कर दिया, लेकिन पुलकेशिन द सेकंड ने हर्षवर्धन को नर्मदा रिवर के किनारे डिफीट किया और इसके बाद इन्हें दक्षिण पाथेश्वर यानी गॉड ऑफ दक्षिण का टाइटल दिया गया। इसके साथ ही इन्होंने बनावासी के कदम्बाज और मैसूर के गंगाज को डिफीट कर अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन किया था। पुलकेशिन द सेकंड के फॉरेन रिलेशंस की बात करें तो उन्होंने पर्शियन किंग खुशराव के कोर्ट में अपने एक एम्बेसडर को भेजा था और बुद्धिस्ट पिलग्रिम यून सांग ने भी पुलकेशिन द सेकंड के कोर्ट को विजिट किया था। चालुक्यास के बाद अब देखते हैं वेस्टर्न इंडिया के गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में, जिनका रेन 730 एडी से 1036 एडी तक माना जाता है। सबसे पहले देखते हैं प्रतिहार डायनेस्टी के सबसे प्रोमिनेंट रूलर नागभट्ट द फर्स्ट के बारे में, जिनका टाइम पीरियड 730 से लेकर 760 एडी तक कंसिडर किया जाता है। अपने रेन में इन्होंने अरब इन्वेजन को कर्ब किया और गुजरात से ग्वालियर तक अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया, जिसके बाद राष्ट्रकूट किंग दंती दुर्ग से बैटल में नागभट्ट को डिफीट मिली और दंती दुर्ग की विक्ट्री शॉर्ट लिव्ड ही रही और नागभट्ट द फर्स्ट ने अपने एम्पायर को मालवा और राजपुताना तक एक्सपैंड किया। प्रतिहार में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है वत्सराजा, जिन्होंने 775 से 805 एडी तक रूल किया। वत्सराज ने उज्जैन को अपने कैपिटल के रूप में डेवलप किया और बंदीज को डिफीट करते हुए कन्नौज और सेंट्रल राजपुताना तक अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया, जिसके बाद वत्सराज ने अपनी कैपिटल कन्नौज शिफ्ट कर ली। कन्नौज के एनेक्सेशन के कारण वत्सराज पाला किंग, धर्मपाल और राष्ट्रकूट किंग ध्रुवा के साथ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में एंगेज हो गए।
वत्सराज किंग धर्मपाल के ऊपर विक्ट्री अश्योर करते हैं, पर अल्टीमेटली किंग ध्रुव के हाथों वत्सराज को डिफीट का सामना करना पड़ता है। इसके बाद वत्सराज को नागभट्ट द सेकंड ने सक्सीड किया। इन्होंने सिंध, आंध्रा और विदर्भ तक एक्सपेंशन करते हुए अपने एम्पायर की लॉस्ट ग्लोरी को रिवाइव किया। इसके साथ ही नागभट्ट द सेकंड ने सैंधवा, विदर्भ कलिंगास और धर्मपाला को भी डिफीट किया। बैटल के अलावा नागभट्ट द सेकंड ने अपने रेन में सोमनाथ का फेमस शिव टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया था। नागभट्ट के बाद हम बात करते हैं प्रतिहार डायनेस्टी के पॉपुलर रूलर मिहिर भोज के बारे में, जिन्होंने 836 एडी में अपनी थ्रोन को संभाला। मिहिर भोज वैष्णविज्म के फॉलोअर थे और उन्होंने आदि वराह का टाइटल अज्यूम किया था। अरब्स ऑफ सिंध, चांडालास और कालाचुरीज ने भी मिहिर भोज की सुप्रीमेसी को रिकॉग्नाइज किया था। अरब ट्रैवलर्स के अकॉर्डिंग प्रतिहारस के पास इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैवलरी थी। आपको बता दें कि अलमसूदी नाम के एक अरब ट्रैवलर ने मिहिर भोज को किंग बोरा का टाइटल दिया था। मिहिर भोज के बाद अब देखते हैं महेंद्र पाला के बारे में, जिनका टाइम पीरियड 885 एडी से 910 एडी का माना जाता है। महेंद्र पाला के रेन में प्रतिहार एम्पायर का एक्सपेंशन नर्मदा से हिमालय और सिंध से बंगाल तक हुआ और इन्हें महाराजाधिराज ऑफ आर्यवर्त का टाइटल दिया गया। महेंद्र पाला के कोर्ट में राजशेखर जैसे रेनोन्ड संस्कृत पोएट मौजूद थे, जिन्होंने काव्य मीमांसा, बाल भारता, प्रपंच पांडवा एक्सेट्रा की रचना की थी। गुर्जर प्रतिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में किंग हाईएस्ट पोजीशन और एनॉर्मस पावर ऑक्यूपाई करते हैं। प्रतिहार किंग्स ने परमेश्वर, महाराजाधिराज और परम भटारक जैसे टाइटल्स अज्यूम किए थे। इनके रेन में पूरे स्टेट को भुक्तीज में डिवाइड किया गया था और एक भुक्ति में कई मंडलाज होते थे और एक मंडला न्यूमरस सिटी और विलेजेस कंस्टिट्यूट करता था। विलेज के एल्डर्स को महातर कहा जाता था, जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे और साथ ही विलेज के मैटर में एडवाइस देने के लिए ग्रामपति भी हुआ करते थे। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एक काउंसिल द्वारा मैनेज की जाती थी, जिसे गोश्ती, पंचकुला, सानी आका और उत्तर शोभा के नाम से जाना जाता था। प्रतिहार के इस एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के कारण प्रतिहार अरब इन्वेजन को रोकने में सक्सेसफुल हो पाए थे। प्रतिहार पीरियड में कास्ट सिस्टम प्रेवेलेंट था और ब्राह्मण्स को विप्र के नाम से रेफर किया जाता था। अरब राइटर इब्दा खुर्दाब ने प्रतिहार के पीरियड में 7 कास्ट एग्जिस्ट करने की बात की है। अलुबर्नी के अकाउंट से हमें पता चलता है कि प्रतिहारस के समय से ही भारत पर इस्लामिक अटैक स्टार्ट हो चुके थे। मेडिवल हिस्ट्री में अब हम नेक्स्ट देखेंगे पालास के बारे में, जिन्होंने बंगाल को 8th to 12th सेंचुरी तक रूल किया था। पाला एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग है प्रोटेक्टर। पालास महायान बुद्धिज्म के स्टॉल सपोर्टर थे और इनके रेन में वेरियस महाविहारास, स्तूपास, चैत्यास, टेम्पल्स और फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन किया गया। किंग गोपाला पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे और इन्हें बंगाल का फर्स्ट बुद्धिस्ट मोनार्क कंसिडर किया जाता है। आपको बता दें कि इन्होंने बिहार में उदंतपुरी मोनेस्ट्री स्टैब्लिश की। इसके अलावा गोपाला प्रतिहार और राष्ट्रकूटा के साथ कन्नौज के कंट्रोल के लिए ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में एंगेज थे। गोपाला के बाद पाला डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर हैं धर्मपाला, जिन्होंने 770 एडी में अपने पिता गोपाला को सक्सीड किया था। इन्होंने अपने रेन में राष्ट्रकूटास के साथ न्यूमरस बैटल्स लड़ी और परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजाधिराज जैसे टाइटल्स अज्यूम किए। अब हम इस डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर देवपाला के बारे में देखेंगे। ये धर्मपाल और राष्ट्रकूट प्रिंसेस राणा देवी के बेटे थे। इनका रूलिंग टाइम पीरियड 810 से 850 एडी तक कंसिडर किया जाता है। देवपाला ने अपने एम्पायर को आसाम, उड़ीसा और आसाम रीजन के कमरूपा तक एक्सटेंड किया था। देवपाला के बाद 980 एडी में महिपाल या महिपाला द फर्स्ट पावर में आते हैं। इन्होंने नॉर्दर्न ईस्टर्न बंगाल और बिहार को रिक्लेम किया और अपने भाई स्थिरपाल या स्थिरपाला और वसंतपाल या वसंतपाला के साथ वाराणसी भी कनकर किया था। वहीं अगर हम डेक्कन में राष्ट्रकूटास की बात करें तो इन्होंने 10th सेंचुरी के एंड से लेकर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक अपनी सुप्रीमेसी को बनाए रखा और नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में इन्होंने लंबे समय तक कंट्रोल किया। दोस्तों, ये न सिर्फ उस वक्त की सबसे ज्यादा पावरफुल पॉलिटिकल पावर थी, बल्कि इन्होंने नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के बीच इकोनॉमिकल और कल्चरल दोनों एस्पेक्ट से एक ब्रिज की तरह काम किया। इस डायनेस्टी के प्रोमिनेंट रूलर की जब बात आती है तो सबसे पहले दंती दुर्ग का नाम सामने आता है। ऐसा माना जाता है कि 753 सी के आसपास दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया और इन्होंने मानेखेट या मॉडर्न डे शोलापुर के नियर मलखेड़ को अपना कैपिटल बनाया। दंती दुर्ग ने पल्लवास के कैपिटल कांची पर अटैक कर नंदीवर्मन पल्लवा मल के साथ अलायंस एस्टैब्लिश किया। 754 सी के समागढ़ इंस्क्रिप्शन से इंफॉर्मेशन मिलती है कि दंती दुर्ग ने बदामी के चालुक्य रूलर कीर्तिवर्मन II पर विक्ट्री के बाद इंपीरियल रैंक अज्यूम की और महाराजाधिराज और पृथ्वी वल्लभ जैसे टाइटल्स अज्यूम किए। दंती दुर्ग की डेथ बिना सक्सेसर के ही हो गई, जो उनके अंकल कीर्तिवर्मन II और दूसरे फैमिली मेंबर्स के बीच एक डिस्प्यूट का कारण बनी।
आगे चलकर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के थ्रोन को कृष्ण राजा द फर्स्ट ने ओवरटेक किया। बंधक इंस्क्रिप्शन में कृष्ण राजा द फर्स्ट को शुभ तुंगा और अकाल वर्षा जैसे टाइटल्स दिए गए हैं। कृष्ण राजा द फर्स्ट के अंडर राष्ट्रकूटा किंगडम का सभी डायरेक्शन में एक्सपेंशन हुआ। मॉडर्न डे महाराष्ट्र, कर्नाटका का एक सिग्निफिकेंट पार्ट, आंध्र प्रदेश और वेंगी जैसे किंगडम्स ने इनकी सुप्रीमेसी को एक्नॉलेज किया। बंधक प्लेट्स के अकॉर्डिंग पूरा मध्य प्रदेश कृष्ण राजा द फर्स्ट के अंडर ही था। कृष्ण राजा द फर्स्ट की डेथ के बाद इनके सन गोविंद द सेकंड पावर में आए। गोविंद द सेकंड ने प्रभुता वर्ष और विक्रमावलोक जैसे टाइटल अज्यूम किए, लेकिन थ्रोन के लिए गोविंद द सेकंड और उनके भाई ध्रुव या ध्रुवा के बीच सिविल वॉर चल रही थी, जिसमें ध्रुव की जीत होती है और वे थ्रोन को सक्सीड करते हैं और साथ ही निरुपमा और श्रीवल्लभ जैसे टाइटल्स अज्यूम करते हैं। ध्रुवा के बाद नेक्स्ट है गोविंद द थर्ड, जिन्होंने कीर्ति नारायण, जनवल्लभ और श्रीवल्लभ जैसे टाइटल अज्यूम किए। गोविंद द थर्ड ने कन्नौज, मालवा, कोसला, कलिंगा, वेंगी, तहाला और ओद्रगा के अगेंस्ट सक्सेसफुल एक्सपेडिशंस किए। गोविंद द थर्ड ने अपनी डिप्लोमेटिक और बैटलफील्ड के स्किल से राष्ट्रकूटा एम्पायर के फेम को हिमालय से केप कॉमोरिन तक एक्सपैंड किया। इनके बाद इनके सन महाराजा सर्व इन्हें सक्सीड करते हैं, जिन्हें अमोघ वर्षा के नाम से भी जाना जाता है, और ये अपने पिता की तरह ही एक ग्रेट मोनार्क साबित होते हैं। अमोघ वर्षा ने नृपतुंगा, महाराजा शंडा और वीर नारायण जैसे टाइटल अज्यूम किए। इनके इंस्क्रिप्शन में इन्हें बिगेस्ट जैन फॉलोअर बताया जाता है और जैनिज्म के साथ साथ अमोघ वर्षा द फर्स्ट ब्राह्मणिकल रिलीजन को भी प्रमोट करते थे और अपने सब्जेक्ट्स के वेलफेयर के लिए रिचुअल्स भी परफॉर्म करते थे। आपको बता दें कि इन्हें साउथ इंडिया का अशोका भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी कैपिटल मानिकेता या मॉडर्न डे मलखेड को डेवलप किया और कवि राज्य मार्ग, कन्नड़ा और प्रश्नोत्तर रत्न मल्लिका संस्कृत जैसी लिटरेचर की रचना भी की। राष्ट्रकूटास के बाद अब देखते हैं साउथ इंडिया एरिया में सबसे लॉन्ग टाइम तक रूल करने वाली चोला डायनेस्टी के बारे में। इस डायनेस्टी के प्रोमिनेंट मोनार्क्स की बात करें तो सबसे पहला नाम चोला डायनेस्टी के फाउंडर विजयालया का आता है, जो पहले पल्लवास के नाइट हुआ करते थे। 8th सेंचुरी में तंजौर सिटी को डेवलप कर इन्होंने चोला किंगडम को एस्टैब्लिश किया और पल्लवास को डिफीट कर चोला डायनेस्टी के थ्राइस को लीड किया। विजयालया के बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं आदित्य द फर्स्ट, जिन्होंने किंग अपराजिता को डिफीट किया और वदुम्बास के साथ पांड्या किंग पर विक्ट्री पाई, साथ ही पल्लवास के पावर को भी कंट्रोल किया। दोस्तों, हम देखते हैं चोला डायनेस्टी के मोस्ट सेलिब्रेटेड रूलर राज राजा द फर्स्ट के बारे में। इनका टाइम पीरियड 985 से 1014 एडी तक बताया गया है। इन्हें मुम्मिदी चोला, जया कोंडा एंड शिवपत शेखरा का टाइटल दिया गया। इन्होंने चेरा और पांड्या कंट्रीज को अपने एम्पायर के अंडर इंक्लूड किया। इतना ही नहीं, इन्होंने लक्षद्वीप और मालदीव्स के नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड्स का भी एक्विजिशन किया। इसके अलावा राजा द फर्स्ट ने श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन के ऊपर अपना डायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश किया और नॉर्दर्न श्रीलंका को मम्मीडी गोंड्स चोलामंडलम का नाम दिया। वेस्टर्न और ईस्टर्न चालुक्यास के सक्सेसफुल एक्सपेडिशन के बाद इन्होंने शक्तिवर्मन को वेंगी के थ्रोन पर एस्टैब्लिश किया। इनके रिलीजन की बात करें, राजा द फर्स्ट शैविज्म के डिवोट फॉलोअर थे और इन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया। इस टेम्पल को साउथ इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में सबसे बेस्ट माना जाता है। आपको बता दें कि 1987 में इस टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। 1084 सीई में राजा द फर्स्ट की डेथ के बाद राजेंद्र द फर्स्ट उन्हें सक्सीड करते हैं और उनका टाइम पीरियड 1014 से 1044 एडी तक कंसीडर किया जाता है। राजेंद्र द फर्स्ट आर्ट के बहुत बड़े सपोर्टर थे और साथ ही इन्होंने ट्रेड को एनकरेज किया और चोला एम्पायर के एक्सपेंशन में क्रूशियल रोल प्ले किया, जिस कारण इन्हें 11th सेंचुरी के साउथ एशिया में ग्रेटेस्ट किंग के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि गंगाई कोंड चोलापुरम सिटी एस्टैब्लिश करने की वजह से इन्हें गंगाई कोंड चोला का टाइटल दिया गया। इसके अलावा इन्होंने श्रीविजया या मॉडर्न डे इंडोनेशिया में नेवल एक्सपेडिशन भेजा, जिस कारण इन्हें कदरमगोंडा का टाइटल भी दिया गया। एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हुए राजेंद्र द फर्स्ट ने बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए, जिसके बाद इन्हें पंडित चोला का टाइटल दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कलथुंगा चोला द फर्स्ट, जिन्होंने इंपीरियल चोलास की लेगेसी को प्रिजर्व किया। इन्होंने बहुत से टैक्सेस अबॉलिश किए और इन्हें संगम त्रिवेद का टाइटल दिया गया। इसके अलावा वेंगी किंगडम का चोला एम्पायर के साथ यूनिफिकेशन भी इन्होंने करवाया। आपको बता दें कि कुलथुंगा चोला सेंट रामानुजाचार्य के कंटेम्पररी थे। चोला डायनेस्टी में लास्ट किंग हुए राजेंद्र द थर्ड, जिन्होंने अतावर्मन सुंदर पांड्या द सेकंड को डिफीट किया था। चोला एम्पायर के फॉल के बाद उसके रुइंस पर पांड्या और होयसाला किंगडम एक्सिस्टेंस में आए। मेडिवल हिस्ट्री में अब चलिए देखते हैं चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। चालुक्यास ने 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक साउथ एंड सेंट्रल इंडिया के कई रीजन्स पर रूल किया। जबकि चालुक्यास की बात करें तो ये 3 टाइप के थे।
बादामी चालुक्यास, ईस्टर्न चालुक्यास और वेस्टर्न चालुक्यास। इनमें से वेस्टर्न चालुक्यास बादामी या बादामी चालुक्यास के डिसेंडेंट्स थे, जिनका 10th सेंचुरी के एंड में राइज हुआ, और ये वतापी चालुक्यास और राष्ट्रकूटास दोनों ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए कर्नाटका और उसके आसपास के एरियाज को रूल किया करते थे। अब ये तो बात हो गई चालुक्यास की दोस्तों। अब चलिए चलते हैं 13th सेंचुरी में, जहां मोहम्मद गोरी के कन्क्वेस्ट से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, और इस पीरियड को 5 डिस्टिंक्ट पीरियड्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये पीरियड्स हैं, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद सईद डायनेस्टी और फाइनली लोधी डायनेस्टी। सबसे पहले चलिए देखते हैं स्लेव डायनेस्टी को। इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और इनका रेन 1206 एडी से 1210 एडी तक बताया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के स्लेव थे, जिन्हें गोरी ने गवर्नर बनाया था। गोरी की डेथ के बाद ऐबक ने 1206 में स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी। ऐबक की जनरॉसिटी के लिए इन्हें लाख बख्श का टाइटल दिया गया। अपने रेन में इन्होंने 2 मॉस्क, कुव्वत उल इस्लाम और अढ़ाई दिन का झोपड़ा कंस्ट्रक्ट करवाया था। इसके अलावा सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ऑनर में इन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी करवाया था। ऐबक लर्निंग के ग्रेट पेट्रन थे, और ताजुल मासिर के ऑथर हसन उन निज़ामी और तारिक मुबारक शाही के ऑथर फखरुद्दीन जैसे राइटर्स को पेट्रनाइज भी करते थे। लेकिन इनकी डेथ 1210 में हो जाती है, पोलो या चौगन खेलते समय। इसके बाद आते हैं ऐबक के स्लेव इल्तुतमिश, जिन्होंने आरम बख्श को डिपोज कर 1211 में दिल्ली के थ्रोन को ऑक्यूपाई किया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कंसिडर किया जाता है, और इन्होंने ही लाहौर की जगह दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था। और इस समय चंगेज खान ख्वारिज़्म शाह को चेस कर रहा था, और शाह ने इल्तुतमिश से शेल्टर की रिक्वेस्ट की, लेकिन उसे शेल्टर ना देकर इल्तुतमिश ने दिल्ली को चंगेज खान के रैत से बचा लिया। अपने रेन में इन्होंने टांका या सिल्वर कॉइन और जितल यानी कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस किए। इसके अलावा इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम ऑर्गेनाइज किया और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी में रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए। इल्तुतमिश ने 40 स्लेव्स की ऑफिशियल नोबिलिटी सेटअप की, जिसे चहलगानी या चालीसा का नाम दिया गया, और ऐबक द्वारा स्टार्ट की गई कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को भी इन्होंने ही कंप्लीट करवाया। ऐबक की तरह इल्तुतमिश ने भी तबाकत-ए-नसीरी के ऑथर मिनहाज-उस-सिराज जैसे राइटर्स को पेट्रनाइज किया। अपने लास्ट टाइम में इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रज़िया सुल्तान को अपना सक्सेसर नॉमिनेट किया, पर इसके बाद भी इल्तुतमिश की वाइफ और नॉबल्स ने शाह तुर्कान को थ्रोन पर बिठाया, जिसे रज़िया ने ओवरथ्रो कर थ्रोन को एनेक्स किया और भारत की फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर के तौर पर 1236 से 1240 एडी तक रूल किया। रज़िया लोगों के बीच काफी पॉपुलर थी, पर नॉबल्स और थियोलॉजियंस को रज़िया का रूल एक्सेप्टेबल नहीं था। एक एबिसिनियन स्लेव याकुत को प्रेफर करने के कारण रज़िया ने नॉबल्स को और भी ज्यादा ऑफेंड कर दिया। रज़िया के थ्रोन एक्सटेंड करते ही मुल्तान, लाहौर, बठिंडा, बदाऊं और हांसी के गवर्नर्स ने रिवॉल्ट कर दिया। इस रिवॉल्ट में याकुत की डेथ हो जाती है। इसके बाद रज़िया ने बठिंडा की गवर्नर अल्तुनिया से शादी कर ली, पर इसके बावजूद एक कंस्पिरेसी के थ्रू 1240 में रज़िया को मार दिया जाता है। रज़िया के बाद इल्तुतमिश के बेटे बहरम शाह, फिर मसूद शाह और फिर नसीरुद्दीन शाह ने थ्रोन संभाली। नसीरुद्दीन शाह एक नोबल किंग थे और इन्हें दरवेशी किंग के नाम से भी जाना जाता था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गियासुद्दीन बलबन के बारे में, जिन्होंने 1266 में थ्रोन असेंड किया और चालीसा की पावर को ब्रेक कर थ्रोन के पावर को रिस्टोर किया। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और मंगोल्स पर चेक रखने के लिए बलबन ने मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवानी अर्ज एस्टैब्लिश की। बलबन ने सिल्ले-ए-इलाही का टाइटल अस्यूम किया और सिजदा और टैबू जैसे सिस्टम इंट्रोड्यूस किए। बलबन के ग्रैंडसन कायकुबाद को मारकर जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी डायनेस्टी एस्टैब्लिश की। इसके बाद 1296 में जलालुद्दीन खिलजी के सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें हटाया और थ्रोन को टेक ओवर कर लिया। अलाउद्दीन ऐसे पहले टर्किश सुल्तान बने जिन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट किया और किंगशिप नोज नो किंगशिप का प्रोक्लेमेशन दिया। अलाउद्दीन के इम्पीरियलिज्म की बात करें तो इन्होंने गुजरात, रणथंबोर, मेवाड़, मालवा और जालोर पर एनेक्स किया। इसके अलावा मलिक कफूर की लीडरशिप में अलाउद्दीन की आर्मी ने डेक्कन में देवगिरी के यादवा रूलर रामचंद्र, काकतिया रूलर प्रताप रुद्रदेव और पांड्या के वीर पांड्या को डिफीट किया। अलाउद्दीन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें तो इन्होंने दाग और चेरा जैसे सिस्टम इंट्रोड्यूस किए और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए मुस्ताक खराज के पोस्ट को क्रिएट किया। इसके अलावा मार्केट में चेक रखने के लिए दीवाने रियासत और शानाई रियासत जैसे पोस्ट क्रिएट किए गए, और इनके टाइम में गुड्स के सेल के लिए एक ओपन मार्केट सराय अदल भी क्रिएट किया गया। आपको बता दें कि अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा और 1000 सुतून का कंस्ट्रक्शन करवाया और वे आर्ट और लर्निंग के भी पेट्रन थे। पोएट और म्यूजिशियन आमिर खुसरो उनके फेवरेट कोर्ट पोएट थे।
1316 में अलाउद्दीन की डेथ के बाद मलिक कफूर ने थ्रोन को सीज किया और अलाउद्दीन के 6 साल के बेटे शिहाबुद्दीन को किंग नॉमिनेट कर उनके बड़े बेटे मुबारक खान को प्रिजन में डाल दिया। लेकिन मुबारक खान के लॉयलिस्ट ने कफूर की हत्या कर दी। इसके बाद मुबारक खान ने शिहाबुद्दीन के एजेंट की तरह काम करते हुए थ्रोन को कैप्चर किया। लेकिन मुबारक खान के करीबी मुबारक हसन ने उनकी हत्या कर थ्रोन को अपने कंट्रोल में ले लिया। मुबारक हसन को खुसरो खान का टाइटल दिया गया था। खान को दीपालपुर के गवर्नर काजी मलिक ने मारकर खिलजी डायनेस्टी का एंड किया और गयासुद्दीन तुगलक का टाइटल अज्यूम कर तुगलक डायनेस्टी एस्टैब्लिश की, जिसका टाइम पीरियड 1320 से 1414 AD तक कंसिडर किया जाता है। गयासुद्दीन के बाद उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने थ्रोन संभाली। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट्स किए जो सक्सेसफुल नहीं हुए और इसके अलावा उनका कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद ट्रांसफर करना भी एक कंट्रोवर्शियल स्टेप था। तुगलक ने सिल्वर कॉइन के इक्वल ही ब्रॉन्ज कॉइन इंट्रोड्यूस किए, जिसे डिवैल्यूएशन के कारण विदड्रॉ करना पड़ा। तुगलक के लास्ट दिन रिवॉर्ड सप्रेस करते हुए बीते और फाइनली थट्टा में इनकी डेथ हो जाती है। इनके बाद 1351 में आते हैं फिरोज शाह तुगलक और इन्होंने नोबिलिटी को अपीज करने के लिए नोबिलिटी को हेरिडेटरी बना दिया और इसे आर्मी में भी एक्सटेंड कर दिया और सोल्जर्स को कैश की जगह पेमेंट पे लैंड दिया जाने लगा। इसके अलावा थियोलॉजियंस को अपीज करने के लिए फिरोज ने उन्हें हायर पोस्ट पर अपॉइंट किया और ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की। फिरोज के रेन में ही जिजिया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके अलावा कुरान के अकॉर्डिंग खरज, ज़कत और खम्स जैसे टैक्सेस भी इम्पोज किए गए थे। इसके अलावा इनके रेन में एग्रीकल्चर इंकरेज करने के लिए हक़े शर्ब या हासिल शर्ब यानी वाटर टैक्सेस इम्पोज किए गए। मोहम्मद बिन तुगलक की मेमोरी में फिरोज ने जौनपुर सिटी एस्टैब्लिश की और इसके साथ ही फतेहाबाद, हिसार और फिरोजाबाद जैसी सिटीज के कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट भी फिरोज को ही जाता है। 1388 में फिरोज की डेथ होती है और इसके बाद तुगलक डायनेस्टी ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाती है। इसके लास्ट रूलर मोहम्मद शाह तुगलक के रेन के दौरान 1398 में टर्किश चीफ तिमुर या तैमूर ने भारत को इन्वेड कर दिया और खिज़र खान को पंजाब रूलर सेलेक्ट किया और यही खिज़र खान सईद डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर हुए। सईद डायनेस्टी के लास्ट रूलर हुए आलम शाह, जिनके बाद 1491 में बहलोल लोदी ने लोदी डायनेस्टी एस्टैब्लिश की। बहलोल लोदी के बाद आए सिकंदर लोदी, जिन्होंने 1489 से 1517 तक रूल किया और अपने रेन के दौरान इन्होंने बिहार और वेस्ट बंगाल को कॉन्कर किया और अपनी कैपिटल आगरा शिफ्ट कर दी, जिसे सिकंदर लोदी ने ही एस्टैब्लिश किया था। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए सिकंदर लोदी ने कल्टीवेटेड फील्ड के मेजरमेंट के लिए गजे सिकंदरी एस्टैब्लिश किया। सिकंदर लोदी एक फैनेटिक मुस्लिम थे और इन्होंने ज्वालामुखी टेम्पल के सेक्रेड इमेजेस को डिस्ट्रॉय किया और इतना ही नहीं, इन्होंने मथुरा के टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने की भी ऑर्डर दी। इसके अलावा सिकंदर एक पोएट थे और अपने पेन नेम गुलरुखी नाम से पोएम्स ही कंपोज किया करते थे। सिकंदर लोदी के बाद अब नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली के लास्ट सुल्तान इब्राहिम लोदी के बारे में, जिन्होंने 1570 से 1526 तक रूल किया। इब्राहिम लोदी के रेन में नॉबल्स उनके अगेंस्ट हो गए और पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने इब्राहिम लोदी को ओवरथ्रो करने के लिए बाबर को इनवाइट किया। 1526 में हुए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी की डेथ हो जाती है और इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी एंड होता है। अब आगे हम देखेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में, जिसका टाइम पीरियड 1336 से 1565 AD तक कंसिडर किया जाता है। विजयनगर एम्पायर को काकतीय डायनेस्टी के 2 फ्यूडेटरीज हरिहर द फर्स्ट और बुक्का द फर्स्ट द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है। इस एम्पायर को हम 4 डिस्टिंक्ट डायनेस्टी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है संगम डायनेस्टी, उसके बाद सलुवा डायनेस्टी, उसके बाद तुलुवा डायनेस्टी और उसके बाद फोर्थ और लास्ट अरावेडू डायनेस्टी। आइए सबसे पहले बात करते हैं संगम डायनेस्टी की, जिसकी शुरुआत हरिहर द फर्स्ट और बुक्का द फर्स्ट द्वारा 1336 में विजयनगर के फाउंडेशन से होती है और ये विजयनगर और बम्बनी रायचूर दोआब, कृष्ण गोदावरी डेल्टा और मराठवाड़ के कंट्रोल के लिए कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए थे। संगम डायनेस्टी में नेक्स्ट हैं देवराय द फर्स्ट, जिन्होंने 1406 से 1422 तक रूल किया। देवराय ने इरिगेशन में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिए और तुंगभद्रा के अक्रॉस एक डैम भी कंस्ट्रक्ट करवाया। इनके रेन में ही निकोलो दे कॉन्टी ने विजयनगर विजिट किया था। अब नेक्स्ट है देवराय द सेकेंड, जिन्होंने 1423 से 1446 तक रूल किया। इन्होंने प्रभुदेवा और गज बेटेकरा जैसे टाइटल अज्यूम किए और श्रीलंका से इनके किंगडम में रेगुलर ट्रिब्यूट्स आया करते थे। देवराय द सेकेंड वीर शैविज्म के फॉलोअर थे पर दूसरे रिलीजन्स का भी रिस्पेक्ट किया करते थे। संगम के बाद अब नेक्स्ट देखते हैं सुलुवा डायनेस्टी के बारे में, जिनके फाउंडर थे सुलुवा नरसिम्हा।
इनके बाद सुलुवान डायनेस्टी में नेक्स्ट आते हैं तिरुमाल और इम्माडी नरसिम्हा। ये दोनों ही माइनर्स थे और नरसानायक इनके रीजेंट के तौर पर रूल कर रहे थे। इन्हीं के रेन के दौरान 1498 में वास्को ड गामा कैलिकट आए थे। इम्मादी नरसिम्हा के असैसिनेशन के बाद नरसानायक के बेटे वीर नरसिम्हा ने तुलुवा डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा, जिसका टाइम पीरियड 1505 से 1570 तक कंसिडर किया जाता है। तुलुवा डायनेस्टी में अब हम देखेंगे इसके इम्पोर्टेंट रूलर कृष्णदेवराय के बारे में, जिनका रेन 1509 से 1529 AD तक था और इन्होंने यवनराज स्थापनाचार्य, अभिनव भोज, आंध्र भोज और आंध्र पितामह जैसे टाइटल अज्यूम किए थे। कृष्णदेवराय के पोर्चुगीज गवर्नर अल्बुकरक्वी के साथ फ्रेंडली रिलेशंस थे और उनके एम्बेसडर फ्रियार लुई इनके कोर्ट में रिसाइड किया करते थे। इन्होंने उड़ीसा का एनेक्सेशन किया, जिसके बाद अपने टाइम में विजयनगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम बनकर उभरा। इसके अलावा इन्होंने विजय टेम्पल और हजारा राम टेम्पल जैसे कंस्ट्रक्शन भी करवाए। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में पॉलिटी वर्क, अमुक्त माल्यदा और संस्कृत ड्रामा जामवंती कल्याणम की रचना भी की। इनके कोर्ट में अष्ट दिग्गज यानी 8 सेलिब्रेटेड तेलुगु पोएट्स रिसाइड किया करते थे। कृष्णदेवराय बाबर के कंटेम्प्रेरी थे और डेक्कन में सबसे इलस्ट्रियस रूलर थे। इनके बाद आए अच्युत देवराय और उनके बाद आए वेंकटा द फर्स्ट और सदाशिवा राय। लेकिन रियल पावर थी राम राजा के हाथों में, जिन्होंने डिप्लोमेसी से बहमनी एम्पायर के 5 सक्सेसर स्टेट्स को डिवाइड कर दिया। इसके बाद बैटल ऑफ तालिकोटा में राम राजा को कैप्चर कर हुसैन निजाम शाह ने एग्जीक्यूट कर दिया। इसके बाद अराविडु डायनेस्टी के तिरुमाला राय के विजयनगर को रीपॉपुलेट करने के फेल एफर्ट्स के बाद कैपिटल को पेनुगोंडा शिफ्ट किया जाता है, लेकिन स्लोली एम्पायर 1646 तक ब्रेक डाउन हो जाता है। विजयनगर एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नयनकर सिस्टम और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अयंगर सिस्टम नोटिसेबल है। इस एम्पायर में वरहा या पगोड़ा नाम से गोल्डन कॉइन्स, तार नाम से सिल्वर कॉइन्स और जितल नाम से कॉपर कॉइन्स इशू हुए थे। विजयनगर एम्पायर की सबसे यूनिक बात यह थी कि ये मेडिवल इंडिया में इकलौता ऐसा एम्पायर था जिसने विमेन को स्टेट सर्विसेज में एम्प्लॉय किया था और साथ ही विमेन इनकी बैटल्स में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। विजयनगर एम्पायर के बाद अब हम देखते हैं बहमनी एम्पायर के बारे में, जिसे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 में इस्टेब्लिश किया था। ताजुद्दीन फिरोज शाह इस किंगडम के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे, जिन्होंने 1397 से 1422 तक रूल किया। शाह ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज को इंक्लूड किया और अपने किंगडम के पोर्ट्स के डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया। इनके पोर्ट्स चौल और धाबोल पर पर्शियन गल्फ और रेड सी से ट्रेड शिप्स आया करते थे। इसके बाद बहमनी एम्पायर 5 किंगडम्स बेरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बिदार में डिवाइड हो गया, जिसमें बेरार में इमाद शाही ने रूल किया, बीजापुर में आदिल शाही ने रूल किया, अहमदनगर में निज़ाम शाही ने रूल किया, गोलकोंडा में कुतुब शाही ने रूल किया और बिदार में बरेद शाही ने रूल किया। इनमें इब्राहिम आदिल शाही डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर थे और इन्होंने पर्शियन की जगह दक्षिणी को एज अ कोर्ट लैंग्वेज प्रमोट किया। नेक्स्ट है कुतुब शाही के ग्रेटेस्ट रूलर मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इन्होंने सिटी ऑफ हैदराबाद इस्टेब्लिश की और 4 मीनार का कंस्ट्रक्शन भी करवाया। मेडिवल हिस्ट्री में अब हम देखते हैं मुगल पीरियड के बारे में। 21 अप्रैल 1526 में हुए बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट कर भारत में मुगल डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी। इसके बाद 1527 में बाबर ने मेवाड़ के राणा संगा को खानवा में डिफीट किया। फिर एक साल बाद 1528 में चनेरी के मदीनी राय को और 1529 में मोहम्मद लोदी को घाघरा में डिफीट किया। बाबर ने तुगलकनामा और फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया और भारत में फॉर द फर्स्ट टाइम गन पाउडर आर्टिलरी का यूज़ किया। इसके अलावा बाबर ने टर्किश लैंग्वेज में अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजुक बाबरी भी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने एम्पायर और भारत के बारे में डिस्क्राइब किया। इस ऑटोबायोग्राफी को अब्दुल रहीम खाने खाना ने पर्शियन में और मैडम बेवरेज ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इसके अलावा बाबर ने टर्किश लैंग्वेज में दीवान और पर्शियन में मुबिया और यासुल उसाज भी लिखी। 1530 में आगरा में बाबर की डेथ हो जाती है और उनके टूम को काबुल में बनाया जाता है। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं ने थ्रोन असेंड की, लेकिन इनके सक्सेशन को उनके भाई कामरान, हिंदल और अक्सरी ने अफगान्स के साथ मिलकर चैलेंज किया। इसके अलावा हुमायूं शेर शाह के साथ चौसा में और फिर कन्नौज की बैटल्स में इन्वॉल्व हुए, जिसमें मिली डिफीट के बाद हुमायूं ने 12 ईयर्स के लिए ईरान में रिफ्यूज लिया। शेर शाह की डेथ के बाद हुमायूं ने शाह के अफगान ब्रदर्स को डिफीट करते हुए फिर से इंडिया के थ्रोन को अपने नाम कर लिया। उन्होंने दिल्ली के दिन पनाह को अपने सेकंड कैपिटल के रूप में डेवलप किया और यहीं की लाइब्रेरी में 1555 में उनकी डेथ हो गई। इसके बाद उनकी बहन गुलबदन बेगम ने उनकी बायोग्राफी हुमायूं नामा को ऑथर किया।
अब मुगल एम्पायर की स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले चलिए देखते हैं 1540 से 1555 तक चले सेकेंड अफगान एम्पायर या सूर एम्पायर के बारे में। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे शेर शाह सूरी की, जिनका टाइम पीरियड था 1540 से 1545 तक। शेर शाह के पिता हसन खान के बाद इब्राहिम लोदी ने सासाराम की जागीरदारी शेर शाह को ट्रांसफर की और 1527 से 1528 तक शेर शाह बाबर की सर्विस में थे। और इसके बाद वो बहार खान के माइनर बेटे किंग जलाल खान लोहानी के गार्डियन के रूप में साउथ बिहार रिटर्न आते हैं और एज हजरत आला थ्रोन को टेक ओवर करते हैं। इसके बाद वो चुना फोर्ट के गवर्नर की विडो राज मलिका से शादी करते हैं और ऐसे ही चुनर भी इनके कंट्रोल में आ जाता है। फिर बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को डिफीट करने के बाद शेर शाह ने एम्परर का टाइटल अज्यूम किया, जिसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज में फिर से हुमायूं को डिफीट कर उन्होंने कन्नौज को भी अनेक्स किया। एज एन एम्परर शेर शाह ने मालवा, रणथंबोर, रायसेन, मारवाड़ और चित्तौड़ को अनेक्स किया और 1545 में कलिंजर की कॉन्क्वेस्ट के दौरान इनकी डेथ हो जाती है। शेर शाह ने अपने 5 ईयर्स के रेन में ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी और इकोनॉमिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे। इन्होंने रुपया नाम से कॉइन इंट्रोड्यूस किया और पूरे एम्पायर में स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स भी इंट्रोड्यूस किए। इसके साथ ही कम्युनिकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए शेर शाह ने हाईवेज का भी कंस्ट्रक्शन कराया, जिनमें कोलकाता से पेशावर तक जाने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड सिग्निफिकेंट है। लैंड टैक्स को 1/3 पर फिक्स किया गया और पेजेंट्स के राइट्स और टैक्सेस को फिक्स करने के लिए पट्टा यानी टाइटल डीड और कबूलियत यानी डीड ऑफ अग्रीमेंट दी जाती थी। शेर शाह ने दिल्ली में पुराना किला भी कंस्ट्रक्ट कराया और इनकी डेथ के बाद इन्हें सासाराम में बरी किया गया और इनके बाद इस्लाम शाह और मोहम्मद आदिल शाह ने थ्रोन संभाली। सूर एम्पायर के बाद मुगल एम्पायर को कंटिन्यू करते हुए चलिए देखते हैं हुमायूं के बेटे अकबर के बारे में, जिन्होंने 1556 से 1605 तक रूल किया और इन्हें मुगल एम्पायर का रियल फाउंडर माना जाता है। 14 साल की एज में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के टाइटल के साथ कलनपुर पंजाब में थ्रोन असेंड करते हैं और बैरम खान को इनका रेजेंट अपॉइंट किया जाता है। सूर एम्पायर के मोहम्मद आदिल शाह के जनरल हेमू और बैरम खान के बीच 5 नवंबर 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई, जिसमें हेमू की डिफीट के बाद अकबर ने दिल्ली और आगरा को ऑक्यूपाई किया। 18 की एज में अकबर ने बैरम खान की रीजेंसी को एंड करते हुए किंगडम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम की। अपने एम्पायर के एक्सपेंशन में अकबर ने बहुत सारे प्रोविंशियल स्टेट्स को कॉन्कर किया, लेकिन मेवाड़ के राणा उदय सिंह और फिर उनके बेटे राणा प्रताप ने अकबर को फियर्स चैलेंज दिया। राणा प्रताप के अलावा बाकी के राजपूतों ने अकबर की सुप्रीमेसी को रिकॉग्नाइज किया और फिर राणा प्रताप और आमेर के मान सिंह के बीच हुए 1576 के बैटल ऑफ हल्दी घाटी में राणा प्रताप की डिफीट होती है, पर फिर भी वो सरेंडर नहीं करते हैं और अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू रखते हैं। इन कॉन्क्वेस्ट के अलावा अकबर ने राजपूतों के साथ फ्रेंडली अलायंसेस भी किए, जिसमें उन्होंने राजपूत किंग्स को मुगल नोबिलिटी के इक्वल अपने कोर्ट्स में जगह दी। इतना ही नहीं, अकबर आमेर के राजा बहारमल की बेटी के साथ मैरिज अलायंस में भी एंटर हुए। अपने एडमिनिस्ट्रेशन में अकबर ने सेक्युलर पॉलिसी अडॉप्ट की और रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट करने वाले ये पहले मुगल रूलर थे। इसके साथ ही ऑर्थोडॉक्सी रिलीजियस पीस की बिगेटरी के अगेंस्ट रिवोल्ट करते हुए इन्होंने इस्लाम, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी जैसी रिलीजियस वैल्यूज को सिंथेसाइज कर दिन्ने इलाही नाम से एक न्यू रिलीजन स्टार्ट किया और इस न्यू रिलीजन को फॉलो करने वाले बीरबल इकलौते हिंदू थे और ये रिलीजन ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी अकबर का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देखा जा सकता है। फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, अकबर के कोर्ट में नवरत्न यानी 9 जूल्स रिसाइड किया करते थे, जिसमें बीरबल, अबुल फजल, तोडरमल, मान सिंह, पैसी, भगवान दास, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना और मुल्ला दो प्याजा शामिल थे। आपको बता दें कि रामचरितमानस की रचना करने वाले तुलसीदास अकबर के कंटेम्प्रेरी थे। अकबर की डेथ के बाद उन्हें सिकंदरा में बैरी किया गया। अकबर के बाद 1605 में उनके बेटे जहांगीर ने थ्रोन संभाली। जहांगीर अपने स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए जाने जाते हैं और सीकर्स ऑफ जस्टिस के लिए उन्होंने आगरा फोर्ट में जंजीरे अदल यानी चेन ऑफ जस्टिस की एस्टैब्लिशमेंट की थी। 1611 में जहांगीर ने शेर अफगान की विडो और बंगाल की पर्शियन नोबल वुमन मेहर उन निसा से शादी की, जिन्हें आगे चलकर नूर जहान का टाइटल दिया गया। ये स्टेट के अफेयर्स में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस एंजॉय करती थी और इन्हें ऑफिशियली पदशाह बेगम का टाइटल भी दिया गया था। जहांगीर ने जॉइंटली अपने और नूर जहां के नाम से कॉइन्स भी इशू किए थे। नूर जहां के अलावा जहांगीर ने मारवाड़ की मनमती से भी शादी की थी। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में विजिट करते हैं और जहांगीर इन्हें 400 का मनसब देते हैं।
इसके बाद 1615 में सर थॉमस रो भी इनके कोर्ट में विजिट करते हैं और सूरत में ट्रेडिंग पोर्ट एस्टैब्लिश करने की परमिशन गेन करते हैं। जहांगीर के बेटे खुसरो अपने पिता के अगेंस्ट रिवॉल्ट करते हैं, जिन्हें गुरु अर्जन देव ने पेट्रनेज दिया था। खुसरो को पेट्रनेज देने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जन देव को भी एग्जीक्यूट किया था। अपने लास्ट के दिनों में जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम, जिन्हें शाहजहां के नाम से जाना जाता है, और मिलिट्री जनरल महावत खान के रिवॉल्ट का सामना किया। जहांगीर के बाद आते हैं उनके और मनमती या जोधाबाई के बेटे शाहजहां, जिन्होंने 1628 में थ्रोन असेंड किया। शाहजहां को उनके डेक्कन और फॉरेन पॉलिसीज के लिए बेस्ट जाना जाता है। अपने रेन के स्टार्टिंग के दिनों में शाहजहां ने बुंदेलखंड और डेक्कन में हुए रिवॉल्ट्स को फेस किया था। 1631 से 1632 में पोर्चुगीज के साथ हुए टसल में जहांगीर ने पोर्चुगीज को डिफीट किया। इसके अलावा अहमदनगर की निजामशाही डायनेस्टी को भी ये मुगल कंट्रोल में लाने में सक्सेसफुल हुए, और डेक्कन सल्तनत ऑफ बीजापुर और गोलकोंडा ने भी मुगल सुजरेनिटी एक्सेप्ट की। ऐसा माना जाता है कि शाहजहां के रेन में मुगल एम्पायर अपने पीक पर था। शाहजहां आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर के प्रमोटर थे, और द फेमस ताजमहल, रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन भी इन्होंने ही करवाया था। इनके इल हेल्थ के कारण इनके सल्स के बीच वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गई, जिसमें औरंगजेब विक्टोरिया से मर्ज होते हैं और शाहजहां को आगरा फोर्ट में इम्प्रिजन कर देते हैं, जहां 1666 में इनकी डेथ हो जाती है। दारा को डिफीट करने के बाद औरंगजेब ने आलमगीर टाइटल के अंडर थ्रोन को टेक ओवर किया, और इसी दौरान औरंगजेब के रेन में ही छत्रपति शिवाजी की लीडरशिप में मराठास का राइज होता है। इसके साथ ही इस्लाम ना एम्ब्रेस करने के कारण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट कर दिया था, जिसके बाद उनके बेटे गुरु गोबिंद सिंह ने मुस्लिम टायरनी और अपने पिता का रिवेंज लेने के लिए वॉरियर कम्युनिटी खालसा एस्टैब्लिश की। लेकिन 1708 में एक अफगान ने गुरु गोबिंद सिंह जी को असैसिनेट कर दिया। इसके बाद मुगल के अगेंस्ट इस फाइट को बंदा बहादुर ने कंटिन्यू किया। शिवाजी से हार्ड बैटल मिलने के कारण औरंगजेब ने अंबर के जय सिंह के साथ मिलकर कंस्पिरेसी कर शिवाजी को कैप्चर किया, लेकिन शिवाजी वहां से भाग निकले और 1674 में अपने आप को इंडिपेंडेंट मोनार्क प्रोक्लेम किया। 1680 में शिवाजी की डेथ के बाद उनके बेटे संभाजी ने उन्हें सक्सीड किया, जिन्हें 1689 में औरंगजेब ने एग्जीक्यूट करवा दिया। औरंगजेब के रेन में मुगल कॉन्क्वेस्ट अपने क्लाइमैक्स पर था। बीजापुर और गोलकोंडा भी अब मुगल एम्पायर के कंट्रोल में थे। औरंगजेब ने जिजिया को री इंट्रोड्यूस किया, लेकिन हिंदू मनसबदार की हाई प्रपोर्शन मेंटेन ही रही। 50 इयर्स के रूल के बाद 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है और इन्हें दौलताबाद में बैरी किया जाता है। आइए अब एक बार नज़र डालते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। मुगल एम्पायर को सूबा में डिवाइड किया गया था, जिसे फर्दर सरकार, परगना और ग्राम में डिवाइड किया गया। इसके अलावा खलीसा यानी रॉयल लैंड, जागीर या ऑटोनमस राज्य और इनाम्स यानी गिफ्टेड लैंड्स दूसरे टेरिटोरियल यूनिट्स थे। अकबर ने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस की और ऑलमोस्ट सारी नोबिलिटी, ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री मनसब्स होल्ड किया करती थी। ये मनसबदारी सिस्टम डुअल नेचर की थी। एक था ज़ात यानी पर्सनल रैंक एंड पे स्टेटस, और दूसरा था सवार, जिसके अंडर नंबर ऑफ हॉर्समैन को मेंटेन किया जाता था। मनसबदार की 3 कैटेगरी थी: मनसबदार, आमिर्स और आमिर उम्दा। जहांगीर ने दुस्पसी अस्पा और शाहजहां ने जमादमी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें जागीरदारी और एग्रेरियन क्राइसिस को जन्म दिया, जो मुगल डिक्लाइन का एक मेन रीज़न रहा। इसके साथ ही औरंगजेब की राजपुताना, डेक्कन और रिलीजियस पॉलिसीज, वीक और अनवर्दी सक्सेसर्स, वॉर ऑफ सक्सेशन, नोबिलिटी के बीच फैक्शनलिज्म, जागीरदारी क्राइसिस, मराठास, अवध, मैसूर और बंगाल का राइज, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन और ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के कारण मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्परर थे जिन्हें ब्रिटिशर्स ने रंगून रिपोर्ट कर दिया, जहां 1858 में उनकी डेथ हो गई। मुगल्स के बाद अब चलिए देखते हैं मराठा स्टेट और मराठा कन्फेडरेसी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मराठा स्टेट के बारे में, जिसका टाइम पीरियड 1674 से 1720 तक माना जाता है। मराठा स्टेट के फाउंडर छत्रपति शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेरी फोर्ट में हुआ था। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले और इनकी मां का नाम जीजाबाई था, और ये समर्थ रामदास के शिष्य थे। अपने पिता से इन्होंने पूना की जागीर इनहेरिट की, और इसके बाद इन्होंने सिंहगढ़ और रोहिन जैसे फोर्ट्स कनकर किए। शिवाजी के रेन में टेरिटरीज को 3 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। इन प्रोविंसेस को प्रांतों में और प्रांतों को परगना या तरफ्स में सब डिवाइड किया गया था। एडमिनिस्ट्रेशन में अष्टप्रधान शिवाजी को असिस्ट करते थे। शिवाजी के रेन में नॉन मराठा स्टेट से चौथ लिए जाते थे, और सरदेश मुखी उन स्टेट से ली जाती थी जो मुगल एम्पायर का पार्ट थे, पर मराठाज उन्हें क्लेम करते थे।
शिवाजी के बाद उनके बेटे संभाजी ने थ्रोन संभाली और औरंगजेब के रेबेलियस सन अकबर II को प्रोटेक्शन दी, जिसके बाद उन्हें औरंगजेब ने एग्जीक्यूट करवा दिया। मराठा एम्पायर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आए शाहू, जिन्होंने 1707 से 1749 तक रूल किया और इनके ही रेन में पेशवा का राइज हुआ और प्रिंसिपल ऑफ कन्फेडरेसी के बेसिस पर मराठा किंगडम एक एम्पायर में ट्रांसफॉर्म हुआ। 1713 में बालाजी विश्वनाथ इसके पहले पेशवा बने और इन्हें सेना करते का टाइटल दिया गया। ऑलमोस्ट सारे मराठा सरदार से बालाजी विश्वनाथ ने शाहू के लिए सपोर्ट गेन किया और इतना ही नहीं, बालाजी ने सैयद ब्रदर्स के साथ एक अग्रीमेंट कंक्लूड किया जिसके तहत मुगल एम्परर फारूक सियार ने शाहू को स्वराज्य का किंग रिकॉग्नाइज किया। इसके बाद 1720 में स्टार्ट हुए मराठा कन्फेडरेसी में पेशवा बाजीराव द फर्स्ट और बालाजी बाजीराव जैसे नाम नोटेबल है, लेकिन वॉर ऑफ सक्सेशन, इंटरनल इन्फ्लुएंसेस और एंग्लो मराठा वॉर्स के कारण मराठा कन्फेडरेसी भी डिसॉल्व कर दी गई। दोस्तों, ये तो थी भारत के मेडिवल हिस्ट्री की जर्नी। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।